यू आर वेलकम अग्निवीरों। आज मैं आपका यूनिक ब्रेन इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके रिटन टेस्ट में आते हैं क्वेश्चंस, उनको हम आज लेंगे। शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 1 घंटा। उस मुताबिक आपने करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको छोड़ दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हार्टपन ट्रेडिंग स्टेशन, यह बता रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज किसने किया? सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में एक थे हमारे दयानंद सायनी। इन्होंने की थी। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी में जो शहर थे, वो शहरी जो गांव थे उनका आवास था, एक शहरी आवास था। वहां पर ताम्रयुग शुरू हुआ था। तो इसके अंदर ये पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किससे संबंध रखती है, यानी कहां शुरू हुई। तो इसमें ऑप्शन होते हैं A, B, C, D, यानी 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आप किसी एक को बताएंगे। तो मैं 4 ऑप्शन ना लिखकर सिर्फ आंसर ही लिखूंगा। आंसर आप याद रखें और बाकी जो होगा उस पर ध्यान ना दें। तो इसकी सभ्यता का जब प्रथम खोज हुआ था वो हुआ था लोथल से इसका खोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। recorded ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किंग ऑफ अशोका। मैं आपको हिंदी में बताता जाऊंगा। आफ्टर कलिंगा वार, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग के युद्ध के बाद में उन्होंने तलवार अपनी रख दी थी और अहिंसा का धर्म अपना लिया था, यानी एक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनके शिलालेख, अशोक के शिलालेख अनेकों, जहां जहां उनका राज्य था, जहां जहां उनकी जिस स्थान को उन्होंने जीता था, सब में लिखे हुए हैं। तो कलिंगा वार के बाद में, तो कलिंगा वार के बताना चाहता हूं। कलिंगा वार में इन्होंने इतना मार काट मचाई थी कि ना बच्चे देखे थे, ना स्त्रियां देखी थी, किसी को नहीं देखा। यानी एक तरफ से मार काटना शुरू कर दिया था और उस मंजर को देखकर इनका दिल बहुत दुखी हुआ, जिससे इन्होंने तलवार को साइड में रख दिया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यानी भगवान बुद्ध को अपनाया और बुद्ध धर्म को इन्होंने फॉलो किया। तो ये शिलालेख बोलता है कि रिकॉर्ड किया हुआ है शिलालेख, यानी एक शिलालेखों पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट। यानी पत्थर की शिला के ऊपर, जैसे आप देखते हैं पत्थर की शिलाओं के ऊपर, जैसे आपके घर में नाम लिखे जाते हैं, मकान का नाम लिखा जाता है, अपना अपना नाम लिखते हैं, फादर मदर आपके, और जिन्होंने बनाया मकान का नाम लिखते हैं। इस तरह से शिलालेखों के ऊपर अशोक ने इसमें अपनी जो जिस जगह पर थे उसी लिपि में लेख लिखाए थे, यानी उपदेश दिए थे। तो ये बोलता है कलिंगा वार के बाद
तो कौन सा एडिक्ट था उसको मैं लेता हूं। आंसर इसका रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख 8 शिलालेख 8 में इसका अभिलेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये हेडक्वार्टर है, इसका आंसर होगा जिनेवा में, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जनरल इलेक्शन यानी पहला जनरल इलेक्शन इंडिया के आजाद होने के बाद कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, यानी पहला जो इलेक्शन हुआ था कब हुआ था? ये इलेक्शन लोकसभा का चुनाव हुआ था और ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर, यानी ये ड्यूरेशन है उसका, और हुआ था ये 21 फरवरी 1952 तक। ये कौन सा चुनाव था? लोकसभा का। उस टाइम पर लोकसभा में 550 सीटें थी। अभी लोकसभा में सीटें कितनी है? 543 सीटें। संसद के 2 हिस्से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपने नोट कर लिया हो तो उसको मिटा दूंगा। यानी संसद के 2 हिस्से हो गए। पहला लोकसभा, इसमें सीटें कितनी होती हैं? 543 अभी फिलहाल में। और दूसरा होता है राज्यसभा, इसमें होती है 245 सीटें। इसके अंदर ये इंक्लूड है 12 सीटें मनोनीत। मनोनीत का मतलब माननीय राष्ट्रपति जी 12 सीटों को खुद मनोनीत करते हैं और बाकी इसको निकाल दीजिए, कितना बच गया? 245
-12 कितना हो गया 332। ये सीट पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन भी इसका इस तरह नहीं होता है जैसे कि विधायक का संसद का होता है, सांसद का होता है, उस तरह नहीं है, उससे भिन्न है, जो हम जरूरत पड़ने पर बाद बताएंगे। सांसद में जो लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं उनको बोलते हैं हम एमपी, और एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इनको बोलते हैं हिंदी में सांसद। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक होता है आपका चुनाव MLA। क्या बोलते हैं इसको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक इसके अलावा होता है राज्यों के अंदर MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बैंक है क्रोकोडाइल बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोकोडाइल बैंक। ये क्रोकोडाइल बैंक हमारे देश में कहां पर है? तो ये बैंक है मद्रास, यानी जिसको हम बोलते हैं अभी चेन्नई। चेन्नई। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं, ABC जो ऑप्शन है उनको छोड़कर आपके सिर्फ आंसर पर मैं ध्यान दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी विद्युत के जनक कौन है? जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके जनक कौन है? आंसर माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गेस्ट
कोस्टल गार्ड, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, यानी भारतवर्ष की किस स्टेट की सीमा जो समुद्र से ज्यादा छू गुजरती है, यानी आप नक्शे में देखें तो कौन सा स्टेट का जो कोस्टल एरिया है वो अधिकतम समुद्र से टच है, वो है कौन सा स्टेट? गुजरात। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ठीक है गया उसमें। नेक्स्ट, इन विच पार्टिकुलर कंट्री still living in cave, यानी एक ऐसा देश है केव, और कितने रहते हैं? 35 बिलियन। एक ऐसा देश है जिसमें कि 35 मिलियन आदमी कहां रहते हैं? केव में रहते हैं। केव मीन्स गुफा के अंदर रहते हैं। ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश जिसमें 35 मिलियन आदमी जो गुफा में रहते हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से भी सही है, और वो देश है चाइना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, when and by postal stamps इंट्रोड्यूस, कब और किसने पोस्टल स्टैंप जो देखते हैं आप उनको इंट्रोड्यूस किया? तो ये श्रेय जाता है बार्टल फेरर इनको जाता है, और इन्होंने इंडिया में इसको लागू किया था, ये चालू किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1852 में। और कहां किया था ये? सिंध इंडिया पर, यानी इंडस वैली में। और अभी ये कहां पर है? अभी ये है पाक में, पाकिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक फेमस ड्रामा है तो उसका करेक्टर ऑफ कारुथुम्मा, ये करेक्टर किसने इसका करेक्टर किया था कारुथुम्मा का? तो इसका नाम है खाताजी। इन्होंने ये करेक्टर प्ले किया था। इनका पूरा नाम है खाताजी शिवाशंकर पिल्ले। इन्होंने इसका रोल किया था। मैं हिंदी में समझाता जा रहा हूं, आप हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल हैज नेल बट नॉट फिंगर। यानी एक ऐसा पशु है जिसके नेल है यानी नाखून है लेकिन फिंगर नहीं है, तो वो कौन है? उसका नाम है एलिफेंट। इसके नेल होती हैं लेकिन नाखून नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, which vitamin destroy during कुकिंग? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि खाना बनाने के हम जब खाना बनाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा विटामिन है, हाँ, तो वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 13, केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में कहां पर है? इसका आंसर पिची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड हेल्थ डे।
कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर होगा 7 अप्रैल। मत लिखिए। ऊपर वाला बिठाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसको बोलते हैं हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट कब हुआ था? ये हुआ था सन 1920 में, यानी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ड आता है कयक। ये शब्द किससे संबंध रखता है? ये शब्द संबंध रखता है नाव से, जिसको हम बोलते हैं हम बोट से। बोट से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, नासिक situated in river bank of यानी नासिक किस नदी के ऊपर, नासिक नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी है? देखिए, नासिक का नाम क्यों पड़ा है? नासिक के अंदर पंचवटी है, और पंचवटी में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गए थे अपना वनवास काटने के लिए, तो वहां पर रहते थे। और ये गोदावरी नदी के तट पर था। यहाँ पर पंचवट यानी 5 वट वृक्ष अब भी हैं, और वहां पर एक छोटा सा एक कमरा सा बना हुआ है, जिसको सुधार किया गया है। तो वहां ये गोदावरी नदी किनारे पे था। यानी नासिक कहां बचा हुआ है? कौन सी रिवर किनारे? गोदावरी। यहां पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है नासिक। नेक्स्ट, जल प्रशिक्षण जहाज। ऐसा जहाज जिसमें नेवी को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी
प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जहाज का नाम क्या है? INS तारांगनी। INS का मतलब होता है शिप नेवल इंडियन नेवल शिप, जिसमें पानी के अंदर जो नेवी वाले हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बोलते हैं INS तारांगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है अमेजन, किस देश में? ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन, ये किस देश में है? तो ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में। तो जब नदी की बात चल रही है तो हम देखते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और वो है गंगा, जो कि गंगा और यमुना को क्या माना गया है? बहुत ही धार्मिक माना गया है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू, कृष्णा, हम नदियों का सम्मान करते हैं और नदी को मां करके बुलाते हैं। ये है हमारे भारत की संस्कृति। नेक्स्ट, भारतीय सेना की कमांड कितनी है? इंग्लिश में बोलते हैं कमांड। टोटल ये 7 कमांड है। भारतीय सेना काफी लंबी है, पूरा काफी विस्तार है इसका, तो इसको 7 कमांडों में बांटा गया है। तो वो कमांड कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। पहला, इसको नोट कर लें आप, मैं आगे बढ़ता हूं।
सेना, नेवी और एयरफोर्स की अलग अलग कमांड हैं, जिनके बारे में मैं अभी सिर्फ सेना का सवाल आया तो सेना का बताऊंगा, बाकी नेवी का और एयरफोर्स का बाद बताऊंगा। यानी सेना का मतलब है आर्मी, और आर्मी का बारे में मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। क्या है फुल फॉर्म? अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, और यंग। यानी ऐसे बहादुर चाहिए जो कि हर टाइम अलर्ट रहे, रेगुलरली अलर्ट रहे मूव करने के लिए। ये सेना का क्या है? आर्मी का फुल फॉर्म। इसकी कमांड देखते हैं हम। पहला नॉर्दर्न कमांड, हिंदी में लिख लीजिए उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ के अंदर। सॉरी, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कहां पर? उधमपुर, यानी JNK के अंदर उधमपुर। ये जम्मू से तकरीबन 60-65 किलोमीटर ऊपर है, श्रीनगर रोड पर, उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड का। नेक्स्ट है सेंट्रल कमांड, यानी मध्य कमान। मध्य कमांड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ। तीसरा सदर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर है पुणे, यानी पूना। डी ईस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ई ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड ये नई बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर है शिमला। कितना हो गया? 5 हो गया। छठा वेस्टर्न कमांड, वेस्ट में क्या पड़ता है आपका? वेस्ट साइड में देखें तो इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़। अभी नेक्स्ट बचा आपका
साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। (1971) के बाद, जब 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, यानी पाक और हिंदुस्तान के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौते को बोलते हैं हम शिमला समझौता। शिमला समझौता ये कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारतीय सेना के अंदर कमांड करने के लिए अलग अलग स्टेज पर छोटे छोटे रूप बनाए गए हैं। जो उसका छोटा रूप है उसको हम कहते हैं सेक्शन। यानी भारतीय सेना की छोटी इकाई, क्या कहते हैं हम? सेक्शन। सेक्शन के बाद ये रेजिमेंट के ऊपर निर्भर है। कोई प्लाटून बोलता है और कोई ट्रुप्स बोलता है। उसके बाद में कोई बैटरी कहते हैं, उसके बाद या बैटरी या कंपनी, उसके बाद में आता है बटालियन यानी रेजिमेंट्स। इस तरह से रेजिमेंट के बाद में ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके बाद डिव हेडक्वार्टर। इस तरह से स्टेज चलती रहती हैं और उनकी अलग अलग कमांड होती है, अलग अलग कमांडर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय सशस्त्र बल के भाग। सशस्त्र बल के भाग, ये 3 भाग होते हैं। पहला होता है बख्तरबंद, दूसरा बख्तरबंद का मतलब होता है, आप देखते हैं जैसा कि ये बता गया इन्फेंट्री के अंदर वो राइफल लेके चलते हैं। उसके बाद होता है एक इन्फेंट्री, और तीसरा होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी मशीन गन इन्फेंट्री। इसके अलावा जो बाकी होते हैं वो सब सेवा दल में आते हैं। इनकी सेवा करने वाले होते हैं जैसे ऑर्डिनेंस, ईएमई और ऑर्डिनेंस, ईएमई, एएमसी, आर्टिलरी, जो बाकी क्या है इनकी सपोर्टिंग, इंजीनियर्स, ये सब सारे क्या होते हैं इनकी सपोर्टिंग होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है ये है उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड के अंदर। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है, तो हम करेंसी देखते हैं सऊदी अरबिया की। अरबिया यानी सऊदी अरब की करेंसी देखते हैं। इस करेंसी है रियाल। जैसे हमारी क्या है रुपया, तो इनकी क्या है रियाल। प्रथम महिला राज्यपाल भारत स्वतंत्र होने के बाद, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहले जो महिला राज्यपाल बनी उनका नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। एक फेमस किताब है, बहुत मशहूर किताब है, उसका नाम है गाइड। गाइड के लेखक कौन थे? ऐसे लिख रहा है तू? लेखक कौन थे? इसके लेखक थे आर के नारायण। आर के नारायण। भारतीय सेना 3 भागों में होती है, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों के जो सुप्रीम होते हैं यानी जो मुखिया होते हैं वो होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी।
भारतीय सेना के कौन होते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी। इनके अंडर में तीनों सेना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी किस किस के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का? सॉरी, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उस टाइम पर भारत में दिल्ली की कुर्सी पर किसका राज था? लोदी वंश शासक थे। तो उनके बीच में अभी राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। इसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था। ये भारत का प्रथम पानीपत का युद्ध था। और दूसरा युद्ध हुआ था सम्राट हेमराज के साथ, मुगलों का। एक बीमारी होती है मलेरिया की, और ये किसकी वजह से होता है? एक मच्छर की वजह से। उसको क्या बोलते हैं? एनाफ्लीज। और वो क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। यानी आपके उसमें आता है क्वेश्चन, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या फंगस की वजह से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नेक्स्ट, कार्य यानी वर्क, बल, यानी फोर्स, और विस्थापन, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में क्या संबंध है? इसका संबंध है W यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल ऑब्टेन बाई प्लांट्स, यानी जो पौधे हैं उनसे एक केमिकल हमको मिलता है, उसकी दवाई बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कोनेन। वही दवाई बनती है कोनेन।
एक बैरोमीटर होता है, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? दबाव नापने के लिए, यानी प्रेशर के लिए। और थर्मामीटर होता है, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? ताप नापने के लिए, यानी टेम्परेचर। एक होता है सिस्मोमीटर। सिस्मोग्राफ हम एक कहाँ एप्लीकेबल है सिस्मोग्राफ? इससे हम जमीन के अंदर जो अर्थक्वेक आया हुआ है, जो भूचाल आया हुआ, उसको नापने के लिए, यानी भूचाल बोलते हैं वैसी अंग्रेजी भाषा में, अर्थक्वेक को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कार्बन की सर्च हुई थी, कार्बन की खोज हुई थी, मैं इसमें पहले एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बता चुका हूं। तो कार्बन के साथ में खोज के साथ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसमें क्या है? कार्बन है और ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन है। और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? यानी सोडा वाटर बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? दूसरा भाषा में सोडा वाटर जो बनाया जाता है उसके लिए यूज्ड गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय, यानी विद्युत धारा किससे नापी जाती है? तो उसको नापने की यूनिट क्या है? नापने का यंत्र क्या है? उसको बोलते हैं अमीटर। किसने यूनिट है? ये करंट को नापने की। और वोल्ट नापने क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट नापने क्या है? वोल्ट मीटर। जैसा आप लाइट देख रहे हैं, प्रकाश देखते हैं, इस प्रकाश के अंदर ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 रंगों को हम किसे डिनोट करते हैं? विबग्योर। विब GYOR, विबग्योर। तो विब में क्या हो गया? वायलेट। ये क्या? आई से क्या हो गया? इंडिगो। बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 रंगों से आपका प्रकाश बना है। लेकिन जो प्राइमरी रंग होते हैं, जिनको प्राइमरी कलर बोलते हैं,
यानी मुख्य कलर कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। एंड ग्रीन, देयर आर क्या है? प्राइमरी कलर। यदि आप प्रिज्म से देखें, प्रिज्म के बाद में प्रिज्म से किसी रेज को आप देखें तो क्या होता है? वहां पर 7 कलर दिखाई देते हैं और ये रंग अमूमन क्या दिखाई देंगे आपको? एक व्हाइट कलर में दिखाई देंगे, यानी व्हाइट रंग, इनसे व्हाइट रंग बन जाता है। इन सबसे क्या दिखाई देता है? एक व्हाइट रंग दिखाई देता है। जो आने वाला ऊपर से जो आपके सूर्य की किरणें आ रही है आपको दिखाई देती है, व्हाइट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल्स। जो शरीर के अंदर कोशिका होती है उसमें एक उनको कंट्रोल करने वाली एक चीज होती है, उसको बोलते हैं पावर हाउस। का काम करता है वो, और वो क्या होता है? उसका नाम क्या है? अपना आप लिख लोगे? हाँ, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। CH कर लेगा इसको, कॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल कोऑर्डिनेट। कंट्रोल कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी। जो मानव शरीर है उसका नियंत्रक यानी समन्वय नियंत्रक। शरीर का समन्वय नियंत्रक क्या होता है? इसमें शरीर के अंदर बहुत चीज होती हैं, भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होती हैं, और सेल्स के अंदर क्या क्या होता है वो काफी लंबा चैप्टर है। लेकिन शरीर को जो कंट्रोल करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है, यानी जो सभी शरीर की गति को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। मेरे ख्याल से ये क्लास काफी लंबी है, तो मैं नेक्स्ट भाग में देखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।